मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द फैक्ट्री एक्ट 1934। अब हम इसमें देखते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, कि कैसे बनानी है, उनकी सफाई कैसे रखनी है, क्लीननेस का कैसे ध्यान रखना है, टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करना है, किसको अपॉइंट करना है, कितने बंदे अपॉइंट करने हैं और किन को अपॉइंट नहीं कर सकते आप। और अगर कोई भी चीज़ आप मतलब कि फॉलो नहीं करते उसके लिए पेनल्टीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एक्ट में देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं द फैक्ट्री एक्ट 1934। ये एक्ट है क्या? एन एक्ट टू कंसोलिडेट, मतलब उसको किसको रेगुलेट करना है? द लॉ रेगुलेट लेबर इन द फैक्ट्री, मतलब लेबर कौन से होने चाहिए और उनको कितना देना चाहिए, आपको हॉलीडेज़ कितने देने चाहिए, कितने घंटे काम कर सकते हैं वो, ये सारी चीज़ें हम लोग लेबर्स के बारे में इसमें देखेंगे। Whereas it is expedient to consolidate and amend the law regulate labor in a factory, it is hereby enact as। ये जो पूरा फैक्ट्री एक्ट है ना, इसके 81 सेक्शन है, 81 सेक्शन जो कि चैप्टर्स में डिवाइड है। तो हम लोग एक एक चैप्टर करके इसको देखेंगे क्या है इसमें। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं जो कि प्रीलिमिनरी, तो इसमें जो मतलब सेक्शन आ जाते हैं ना वो सेक्शन 1 है। तो इसके 1 सेक्शन में क्या आ रहा है? शोर टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट। अगर हम इसकी टाइटल की बात करते हैं तो क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फैक्ट्री एक्ट 1934। और अगर एक्सटेंड की बात करें, इट इज़ एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। और अगर कमिटमेंट की बात करें तो ये इट कम्स इन फोर्स एट वन, मतलब ये फोर्स में आ गया था। इट शैल कम इन फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1934। ये बना कब था? 1934 में बना था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, मतलब फोर्स में कब आया? 1935 में, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1935 में। ये याद रखना है कि ये बना कब था? 34 में, और फोर्स में कब आया? 35 में। अब आते हैं डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस में क्या है? इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डोलेंस। ऑर्डोलेंस का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा अपने 15 कन्वर्ट कर चुका है, मतलब 15 से 15 कन्वर्ट कर चुका है, बट स्टिल ही मतलब जो है ना बंदा, उसने अभी तक अपनी 18th है ना वो कन्वर्ट नहीं, मतलब कि वो कंप्लीट नहीं की, मतलब वो 15 साल का हो चुका है लेकिन 17 का अभी तक नहीं हुआ। और अगर हम लोग बात करें अडल्ट की, अडल्ट का मतलब है जिसने अपनी 17 पास कर ली, मतलब कंप्लीट कर ली, वो 17 साल का हो गया। चाइल्ड क्या है? जिसने अभी तक अपनी 15th है ना ईयर, मतलब अभी तक वो 15 साल का नहीं हुआ, तो उसको हम लोग चाइल्ड कहेंगे। डे क्या है? मतलब अगर हम लोग डे की बात करें तो 24 आवर्स का दिन होता है, जो कि बिगिन होता है एट द मिडनाइट, मतलब मिडनाइट से शुरू होगा और कितने 24 आवर्स का एक दिन होगा। अगर वीक की बात करें तो वो 7 डेज़ का एक वीक होगा और वो बिगिन करेगा मिड नाइट ऑन द सैटरडे नाइट, मतलब सैटरडे नाइट मिड से वो स्टार्ट होगा और 7 डेज़ तक चलेगा। पावर का मतलब क्या होता है? मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी की जो कि मैकेनिकली हम लोग ट्रांसमिट कर सकें, और ये ह्यूमन जनरेट नहीं कर सकते और एनिमल्स भी जनरेट नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। अब है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब फॉर मेकिंग, अल्टरेशन, रिपेयर करना, पंपिंग करना, फिनिशिंग करना, पैकेजिंग करना, ऑर्नामेंट करना, मतलब ये सारे, मतलब ट्रीटिंग एनी आर्टिकल, किसी भी सब्सटेंस को ट्रीट करना, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। दूसरा, उसको सेल करना, ट्रांसपोर्ट, डिलीवर और डिस्पोजल करना उसका, पंपिंग ऑयल, वाटर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रांसफ़र करना और ट्रांसमिट करना किसको? पावर को, जनरेट करना पावर को, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अब एज की बात करते हैं, उसमें है वर्कर मतलब कोई भी बंदा एम्प्लॉयड हो, या डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो या किसी एजेंसी के थ्रू उसको एम्प्लॉय किया गया हो। वेदर फॉर द वेज मतलब कि उसको जो अमाउंट मिलता है, वो काम करता है उसको अमाउंट मिलता है, मतलब अगर डेली बेसिस पे मिल रहा है या वीकली मिल रहा है तो उसको हम लोग वेजेस कहते हैं। और नॉट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसको वेजेस मिल रही हैं नहीं मिल रही, जैसे इंटर्नीज होते हैं ऐसे। और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी, या मशीनरी को साफ़ कर रहा है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस में काम कर रहा है, एनी काइंड ऑफ वर्क, मतलब कोई भी काम कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉय हो
या वो इंटर्न नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्कर कहेंगे। अगर हम लोग जे की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे काम हो रहा हो, सही है, वर्कर्स काम कर रहे हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्ट्री। वेयर ऑन 10 और मोर देन 10 वर्कर्स आर वर्किंग और वेयर वर वर्किंग ऑन एनी डे फॉर द प्रेसिडिंग 12 मंथ, मतलब कितने 12 महीने से वो काम कर रहे हैं, 10 या 10 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्या, फैक्ट्री। अब उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी इंक्लूड ऑल द प्लांट्स, वो प्लांट्स जिसमें पावर जनरेट हो रही हो, ट्रांसमिट हो रही हो, ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मशीनरी। जैसे सारे प्लांट्स होते हैं ना जिसमें हमारा काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मशीनरीज में आ जाती हैं। अगर हम लोग ऑक्यूपायर की बात करते हैं तो ऑक्यूपायर कौन होगा, ऑक्यूपायर जो फैक्ट्री का मैनेजर होगा, जो कि फैक्ट्री का ऑनर भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, जो कि फैक्ट्री को मैनेज कर रहा हो। मीन पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द फेयर ऑफ द फैक्ट्री, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल हो जिसका फैक्ट्री पे, उसको हम लोग ऑक्यूपायर कहेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री आर इंटरेस्टेड टू अ मैनेजिंग एजेंट, मतलब कोई मैनेजर हो सकता है, सच एजेंट शैल बी देम टू बी द ऑनर ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, मतलब कोई मैनेजिंग एजेंट भी हो सकता है जो कि ऑक्यूपायर हो किसका, फैक्ट्री का, जो कि सारे अफेयर्स जो फैक्ट्री के ना वो चेक करता हो। वेयर वर्क ऑफ सेम काइंड इज कैरिड आउट बाय 2 और मोर सेट ऑफ वर्कर्स, टू वर्कर्स वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ द डे, ईच ऑफ सच सेट इज कॉल्ड, मतलब जहाँ पे अगर वर्कर्स काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, रिले। और पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जिस पीरियड के लिए वो काम करा उसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट। हम लोग कहते हैं ना मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, मतलब यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट जो है ना वो 1 to 4 की है, तो ये क्या है, एक टाइम है, एक शिफ्ट है, जिसको हम लोग मतलब पीरियड है, इसको हम लोग शिफ्ट कहेंगे। रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे का मतलब क्या होता है, रेफरेंस टू टाइम अ डे इन दिस एक्ट आर रेफर टू द स्टैंडर्ड टाइम, मतलब हम लोग पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम ये है, तो वो क्या है, द टाइम रेफर्स टू द टाइम ऑफ डे, मतलब जो टाइम ऑफ डे को, अब पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट होता है, अमेरिका का डिफरेंट होता है, वो एक जैसे नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात हो सकती है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कितना डिफरेंस है, मतलब कि हमारे टाइम में, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। रेफर टू time of day, provided that for an area in which standard time is ordinary, obtain the provincial government specific area, the specific area, एक specific area के बारे में, defining the local meaning ordinary observed, permitting such time to be observed in all or any of the factories situated in air, मतलब उस टाइम को कौन कौन फॉलो करेगा, सारी, मतलब जो फैक्ट्रीज उस मतलब के प्रोविंस में सिचुएट करती हैं, उस एरिया में सिचुएट करती हैं, उनकी लोकेशन यहाँ पे आ रही, तो वो इसको जो टाइम रेफ़र किया गया ना उनको, कितने टाइम तक आप खोल सकते हो या इससे, तो वो मतलब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सीजनल फैक्ट्री, सीजनल फैक्ट्री का क्या मतलब होता है, कोई भी फैक्ट्री जिसमें मोर देन वन फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे हो, मतलब कॉटन जिनिंग हो रही है, कॉटन जूट प्रेसिंग, मतलब ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं, इंडिगो, लेक, रबर, शुगर, तो ये क्या होगी, सीजनल फैक्ट्री होगी ना, हर सीज़न में डिफरेंट काम हो रहा है, तो ये सीजनल फैक्ट्री कहलाएगी। या प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट may by notification in official gazette declare any such factory in which manufacturing process are ordinary carried out for more than 100, मतलब जिसमें more than 180 वर्कर्स वर्किंग डेज इन द ईयर नॉट बी रीजनेबल फॉर दिस पर्पस, मतलब वो फैक्ट्री जहाँ पे 180 वर्किंग डेज है, कहाँ कितने, एक साल में 180 डेज है ना काम होता है, तो उसको रीजनल है ना उसमें मतलब कि उसको डिक्लेयर नहीं करेगी एज अ रीजनल। सीजनल, तो सीजनल किसको डिक्लेयर करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसको डिक्लेयर करेगी, जहाँ पे मोर देन 180
वर्किंग डेज हो इन अ ईयर and cannot be carried on expect during particular season at this time dependent on a irregular action on the natural forces to be the seasonal for the purpose of this act। मतलब इस एक्ट के पर्पज़ के लिए 180 डेज से ज़्यादा अगर काम हो रहा है ना इन अ ईयर तो मतलब उसको डिक्लेयर किया जाएगा एज अ सीजनल फैक्ट्री। अब पावर टू अप्लाई प्रोविजन एप्लीकेशन टू द फैक्ट्री टू सर्टन अदर प्लेसेस, मतलब जो फैक्ट्री की सारी प्लेसेस है ना वहाँ पे मतलब इस एक्ट को प्रोविज करना, मतलब प्रोविजन करना इस एक्ट की, तो वो हम लोग देखेंगे। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एप्लीकेबल टू द फैक्ट्री शैल अप्लाई टू ऑल प्लेसेस, मतलब एनी प्लेस, कोई भी प्लेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, कैरिड आउट ऑन वेदर विथ और विदाउट यूज़ ऑफ द, मतलब वहाँ पे भले एनर्जी या पावर का यूज़ हो नहीं हो, फॉर वेन एवर 5 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग हेयर इन और हैविंग वर्कड ऑन एनी वन डे ऑफ द, मतलब अगर एक दिन भी काम हुआ है ना 12 मंथ के अंदर तो उसमें भी वो जो मतलब कि ये जो एक्ट है ना वो इम्प्लीमेंट होगा, मतलब कि हर प्लेस पे जो कि फैक्ट्री है ना उसके हर प्लेस पे ये एक्ट मतलब कि लगाया जाएगा, मतलब इस एक्ट को फॉलो किया जाएगा। भले वहाँ पे एक दिन काम हो रहा हो 12 मंथ में, मतलब एक ईयर में अगर एक दिन भी काम हो रहा है तो वहाँ पे भी इस एक्ट को फॉलो किया जाएगा। पावर टू डिक्लेयर डिपार्टमेंट टू बी सेपरेट फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना उस डिपार्टमेंट को एज अ सेपरेट जो फैक्ट्री है ना वैसे डिक्लेयर करना। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर राइटिंग, मतलब ऑर्डर रिटर्न में देना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, डायरेक्ट द डिफरेंट पार्ट और बैचेज ऑफ अ स्पेसिफिक फैक्ट्री शैल बी ट्रीटेड, मतलब उसको कैसे ट्रीट करना है एज अ सेपरेट फैक्ट्री फॉर ऑल एंड एनी ऑफ द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब सबके लिए क्या है या इस एक्ट के पर्पज़ के लिए कि जो भी डिपार्टमेंट अलग होंगे ना बेचेज है तो उनको क्या किया जाएगा एज अ सेपरेट फैक्ट्री कंसीडर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। पावर टू एक्सटेम्प ऑन अ चेंज इन फैक्ट्री, मतलब कि अब हम लोग कोई चेंजेस ला रहे हैं किसमें फैक्ट्री में, सही है, तो ये पावर मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में ना मतलब सब सही चल रहा है, सही है, तो आप कह रहे हो ये जो एक्ट है ना उसको लगाने की नीड नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि फैक्ट्री में ना आपको ना 25 लोगों से ज़्यादा नहीं रखने, फॉर सपोज मैं एक बात बोल रही हूँ तो आपके पास है ही 20, तो ये मतलब एक्ट आप पे मतलब लागू नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है ना आप 25 और लेके आओ। मतलब अगर हम लोग ओवर क्राउडिंग की बात करते हैं, ओवर क्राउडिंग में है कि मतलब आप है ना 100 से बंदे इस फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा आप बंदे इसमें नहीं रख रहे हो और आपने रखे ही 90, तो मतलब ये जो एक्ट है ना उससे आप फ्री हो। तो पावर मतलब एक्सपिएंट मतलब फ्री करना, मतलब इस एक्ट से फ्री कर देना। अगर इस एक्ट के थ्रू अगर आपका ये है कि आप 14 ईयर्स से कम का बच्चा है ना वो फैक्ट्री में नहीं रख सकते, सही है, तो आपने रखा भी नहीं है, आपके जितने भी वर्कर्स हैं ना वो 14 से ज़्यादा के हैं, सही है, तो फिर आपको है ना इस एक्ट से फ्री किया जाएगा। मतलब ये जो रूल है ना आप भले ना फॉलो करो क्योंकि आपके पास ये सारा है ऐसे। Power to extend on the change in the when the provincial government is satisfied that the following upon a change of occupier of a factory or in a manufacturing process carried, मतलब अगर आप कोई occupier change कर रहे हो और it's good for factory या आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना उसको चेंज कर रहे हो, द नंबर ऑफ वर्कर फॉर अ टाइम बिंग वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज़ लेस देन, मतलब जो बंदे हैं ना वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो लेस देन 20 है, मतलब 20 से कम के, एंड इज़ नॉट लाइकली टू बी 20 और मोर ऑन एनी डे ड्यूरिंग less than 20 and is likely to be 20 for more than on any day during the ensured 11 month it may by order and written such factory from the operation, मतलब अगर बंदे जो काम कर रहे हैं वो लेस देन 20 के हैं, सही है, और वो जो बंदे हैं ना टू बी 20 और मोर मतलब 20 या 20 से ज़्यादा के हैं, सही है, तो क्या है और वो 11 मंथ जो है ना काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में, तो अगर आप चेंज चीज़ कुछ करते हो ना तो आप इस मतलब कि प्रोविज़न से आपको मतलब कि फ्री किया जाता है।
provided that any extension so grand shall cease to have effect on and after any day on which 20 और मोर वर्कर वर्क इन अ फैक्ट्री, मतलब अगर 20 से ज़्यादा ने काम किया तो फिर क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सपेंशन सो ग्रांटेड शल सीज, मतलब अगर आपने कोई, मतलब कि आपने बोला आप फ्री हो उस रूल से, सही है, लेकिन आपने वो जो रूल्स मतलब जो आपके है ना वो खुद ही चेंज हो गए, तो फिर ये आप पे लागू होंगे, मतलब कि फिर ये रूल्स सारे आप पे लागू होंगे और जो आपने वो जो एक्सटेंशन ली थी ना वो सीज हो जाएगी। अब आ जाते हैं पावर टू एक्सटेंड ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। अगर पब्लिक इमरजेंसी आ गई है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको फ्री करती है कि आप रूल्स फॉलो ना करें, सही है। इट मे थिंक इट फिट। नोटिस टू इंस्पेक्टर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, मतलब कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना तो उससे पहले आप नोटिस दे दो कि किसको, इंस्पेक्टर, फॉर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क, मतलब ये मैं काम कर रहा हूँ। बिफोर वर्क इज़ बिगिन इन एनी फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और बिफोर वर्क इज़ बिगिन इन एनी सीजनल फैक्ट्री सच सीजन द ऑक्यूपायर शल सेंड टू, मतलब कि ऑक्यूपायर क्या करेगा, इंस्पेक्टर को रिटन में नोटिस देगा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, सही है। नाम बताएगा अपनी फैक्ट्री का, इसकी मतलब कि कहाँ पे सिचुएशन बताएगा, सिचुएशन बताएगा, नाम बताएगा, द एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द, मतलब किस किस के साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं रिलेटेड टू द फैक्ट्री वो बताएगा, नेचर और अमाउंट पावर, कितना पावर यूज़ करें और कौन सा पावर यूज़ करें ये बताएगा, नेम ऑफ पर्सन शल बी मैनेजर, मतलब कि जो कि मैनेज करेगा फैक्ट्री को उसके नाम बताएंगे, सच अदर जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी किसको बताएंगे, इंस्पेक्टर को बताएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज विच कम इन विद इन द स्कोप ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि जो कि इस एक्ट के स्कोप के अंदर आती है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फैक्ट्री ऑर्डिनेंस 1972 द ऑक्यूपायर शल सेंड रिटन नोटिस टू अ इंस्पेक्टर कंटेनिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, कितने दिन में, विद इन 30 डेज, मतलब 30 डेज़ के अंदर अंदर जो वो चेंजेस कर रहे हैं ना उनके 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको इंस्पेक्टर को बता देना चाहिए। ड्यूरिंग एनी पीरियड फॉर विच नो पर्सन हैज़ बीन डिजाइंड अ मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री अंडर दिस सेक्शन और ड्यूरिंग द पर्सन डिजाइन डज नॉट मैनेज द फैक्ट्री एंड एनी पर्सन फाउंड एक्टिंग एज अ मैनेजर और इफ़ नो सच पर्सन इज़ फाउंड द ऑक्यूपायर हिमसेल्फ, मतलब अब आपको मैनेजर चेंज करना, आपको मैनेजर नहीं मिला, सही, तो किसी और बंदे को एज अ मैनेजिंग मतलब अथॉरिटी देंगे आपके, वो मैनेज करे। अगर कोई बंदा भी नहीं है तो ऑक्यूपायर खुद मतलब कि मैनेजिंग जो है ना वो करेगा इस एक्ट के थ्रू। अब क्या है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, मतलब जो कि इंस्पेक्ट करेगा ना फैक्ट्रीज में जाके वाकई वो काम हो रहा है, फैक्ट्री इतनी क्लीन है, मतलब ये सारी चीज़ें कि फैक्ट्री है ना इस एक्ट को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, तो उनको इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो जो सेक्शन 10 है ना चैप्टर नंबर 2 मतलब इंस्पेक्टिंग स्टाफ, और अगर हम लोग बात करते हैं ना सेक्शन नंबर 10 की, उसमें क्या है, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी कौन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उनको फिर ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर देगी कि ये इंस्पेक्टर मैंने अपॉइंट किए। एक इंस्पेक्टर होगा, सही है, जिसको वो लोकल लिमिट्स देंगे कि मतलब इस लोकली ये जो एरिया है ना उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, इन फैक्ट्रीज़ को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो जो आपके लिमिट्स में आ रही हैं। और दूसरा अपॉइंट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर, जिसको थ्रू आउट द प्रोविंस, मतलब प्रोविंस में जितने भी मतलब कि हो रही है ना उनको एक्सरसाइज करेंगे, मतलब पूरे प्रोविंस का। और किसी भी बंदे को एज ए इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर नहीं रखेंगे जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट हो फैक्ट्री में, या तो उसको वहाँ पे बिज़नेस करने का है कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँगा, या तो वो मतलब कि किसी भी तरह मशीनरी से कनेक्ट है, उसकी मशीनरी यूज़ हो रही, तो उसको इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाएगा। दूसरा, एवरी डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसका मजिस्ट्रेटर है ना उसको एज ए इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पब्लिक ऑफिसर, मतलब पब्लिक ऑफिसर को एज इट फिट टू बी एडिशनल, मतलब क्या होगा, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं ना उनको एज अ एडिशनल इंस्पेक्टर रख सकते हैं, मतलब जो कि इंस्पेक्टर के साथ जाके इंस्पेक्ट करें, और वो भी उन लोकल लिमिट्स तक ही होंगे कि इन लोकल लिमिट्स जो कि आपको दी गई है ना वहाँ पे इंस्पेक्शन आप कर सकते हो।
टू एनी एरिया वेयर देर आर मोर इंस्पेक्टर, मतलब मोर देन वन इंस्पेक्टर है, तो ऐसा नहीं है सब एक ही काम करेंगे, नहीं, हर किसी को अपनी लिमिट्स और अपना काम दिया जाएगा, हर किसी को अपना अपना पावर दिया जाएगा जो कि वो एक्सरसाइज करेंगे। एवरी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर शल बी डैम अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब उसको पब्लिक सर्वेंट किया जाएगा। और वैसे वो लोकल चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन उनको एज मतलब ऐसे कहा जाएगा, ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट है विद इन द मीन ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, मतलब विद इन द मीन ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड जो कि है 1860 में बना था। shall be officially subordinated to such authority such as the provincial government may specify in this behalf। अब है पावर ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब जो इंस्पेक्टर बना है उनके पावर्स क्या हैं। इंस्पेक्टर क्या करेंगे, एंटर करेंगे किसी भी फैक्ट्री में, सही है, फैक्ट्री की किसी भी जगह पे, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी पे, he think fit any place which is or which he has reason to believe to be used as a factory, मतलब कि और capable of being declared to be factory under the provision of section 5। सेक्शन 5 के अगर तहत किसी भी चीज़ को फैक्ट्री करार दिया गया है, तो ये जो इंस्पेक्टर है ना वहाँ पे एंटर करेंगे। मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेमिसेस एंड प्लांट्स, जितने भी प्रेमिसेस है, प्लांट्स है या प्रिस्क्राइब रजिस्टर्ड वहाँ पे रखे हुए रजिस्टर्स, उन सबको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा कौन, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अकेला भी जा सकता है या तो वो अपने असिस्टेंट को, मतलब जो कि उसका असिस्टेंट होगा अगर, तो उसके साथ भी वो जा सकता है कि वो उस मतलब प्रेमिसेस को या उस फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करे। उसके बाद एक्सरसाइज सच अदर पावर एज में बी नेसेसरी, और कुछ जो पावर्स उसे दी गई होंगी वो सारी एक्सरसाइज करेगा, लेकिन प्रोवाइडेड दैट नो वन शल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस, मतलब ऐसा नहीं हो इस सेक्शन के अंदर, ये कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो जो कि मतलब कि क्या करे, आंसर एनी क्वेश्चन और गिव एनी एविडेंस टेंडिंग टू क्रिमिनल हिमसेल्फ, क्रिमिनेट हिमसेल्फ, मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीजर्स में जैसे काम होते हैं ना, वैसे काम नहीं करने। मतलब अगर कोई मैजिस्ट्रेट है, सही है, तो वो एज ए इंस्पेक्टर गया तो वो इंस्पेक्टिंग काम करेगा, वो एज ए मैजिस्ट्रेट का काम नहीं करेगा, वो सवाल पूछना शुरू कर दे कि वो फैक्ट्री वाले को लगे कि वाकई हम लोग के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, नहीं, वो इंस्पेक्टर एज ए इंस्पेक्टर का काम ही करेगा। अब क्या है, सर्टिफाइंग सर्जन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी सर्जन को एज अ सर्टिफाइड सर्जन, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको, मतलब कि अगर ये है कि इसको सर्जन बना दिया जाए तो उसको सर्टिफाई किया जाएगा एज अ सर्जन, और वो वहाँ पे उन प्रेमिसेस पे काम करेगा। अ सर्टिफाइड सर्जन में ऑथोराइज एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू एक्सरसाइज एनी ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो भी पावर्स दी गई है ना वो उसको मतलब कि रन करेगा। अब क्या है, ये जो सर्जन है ना उसका काम है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट दे किसी भी एम्प्लॉयमेंट को, मतलब जो एम्प्लॉय है ना उसको किसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट दे, मतलब पहले उसको एग्जामिन करेगा और क्या करेगा, उसको फिर फ़िटनेस सर्टिफिकेट देगा। सच ऑथोराइज बी वैलिड, अगर मतलब कि जो सर्जन है ना वो है, उसने किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपनी पावर्स दी गई हैं, मतलब जो सर्जन है उसमें ऑथोराइज एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कहा है कि वो उसकी जो पावर्स है ना वो एक्सरसाइज करे, तो वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना वो क्या करेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट देगा किसी भी एम्प्लॉय को, सही है। तो वो कब तक वैलिड रहेगा, वो वैलिड रहेगा 3 मंथ्स तक, जब तक कि सर्जन खुद उसको एग्जामिन ना करे, तो वो 3 मंथ्स तक वैलिड रहेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। इन द सेक्शन रजिस्टर्ड मेडिकेशन प्रैक्टिशनर मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट ऑफ द central legislation or any provincial legislation provided for the maintenance of the register of a medical practitioner and including any area where no such register is maintained, मतलब वो उसको ऐसे रखेगा कि वो रजिस्टर को मेंटेन रखे, जो कि प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो रजिस्टर को मेंटेन रखे। अगर फिटनेस रजिस्टर कहीं पे हैं तो उसको मेंटेन करेगा, और कहीं पे नहीं है ना तो उसको बनाएगा और उसको मेंटेन करेगा। टू बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर दिस पर्पस टू दिस सेक्शन। अब है चैप्टर नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी। अब इसमें हम लोग क्लीनिंग देखेंगे, मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्लीनिनेस, जो भी फैक्ट्री है ना उसको क्लीन होना चाहिए, सही है, डस्ट फ्री होना चाहिए।
जो भी प्रेमिसेस है जहाँ पे काम हो रहा है, सही है, उसकी बेंचेस सबको क्या होना चाहिए, मतलब डस्ट फ्री होना चाहिए। तो रोज़ स्वीपिंग करनी है। कोई भी मतलब कि फ्लोर है या कोई भी बेंचेस है वर्क रूम में, तो उनकी रोज़ क्या होगी, स्वीपिंग होगी, झाड़ू लगेगा वहाँ पे। और कोई भी फ्लोर ऑफ एवरी वर्क शैल बी क्लीन एटलीस्ट वन, मतलब और जो भी फ्लोर है ना उसको एटलीस्ट वन इन अ वीक, मतलब वीक में एक दफ़ा उसे वॉश करना है और डिसइंफेक्ट करना है, सही है। वेयर नेसेसरी बाय सम अदर इफेक्टिव मेथड्स, मतलब कोई दूसरे मेथड्स भी आप यूज़ कर सकते हो उसको साफ़ करने के लिए। वेयर द फ्लोर इज़ लेबल टू बिकम वेट, मतलब कि अब ये है कि ये मतलब ऐसा काम है जिससे फ्लोर गंदा होगा, पानी आएगा, तो ड्रेनेज का जो सिस्टम है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन, वहाँ पे ड्रेनेज रखना चाहिए। ऑल साइड हो, वॉल हो, सीलिंग हो, तो उस पर क्या क्या करना चाहिए, स्टेयरकेस हो, उस पर क्या होगा, वहाँ पे पेंट्स और वर्निशिंग की जाएगी एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर 5 साल के बाद उसका कलर होगा, उसको मतलब कि रिन्यू किया जाएगा। वेयर देयर आर पेंट और वर्निश, मतलब जिस चीज़ को पेंट किया गया, वर्निश किया गया, तो उसको है ना क्लीन एटलीस्ट वन इन अ 14 मंथ, मतलब 14 मंथ के अंदर अंदर उनको फिर वॉश किया जाएगा विद द वाइट, मतलब कि उसको वॉश किया जाएगा विद द वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग, उसको साफ़ किया जाएगा एटलीस्ट वन इन एवरी 40 मंथ। द डेट ऑन विच द प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय क्लॉज डी, मतलब डी में ये जो मतलब पेंट वगैरह शल आर कैरिड आउट शल बी एंटर इन अ प्रिस्क्राइब, मतलब रजिस्टर में लिखा होगा कि हम लोगों ने ये कलर कब करवाया था और वॉशिंग कब कराई थी, ये सब चीज़ें इसमें डिक्लेयर की जाएंगी। इफ़ इन अ व्यू ऑफ नेचर ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट, मतलब कुछ फैक्ट्री में ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं और अगर मतलब कि गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना उसको ये लग रहा है कि मतलब कि मुझे ये मतलब ये एडिशन काम होना चाहिए, या ये जो है ना एज अ काम कर रहे हैं। इफ़ इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ द ऑपरेशन कैरिड इन अ फैक्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्यूपायर टू कंप्लाई विथ ऑल, मतलब अब ऑक्यूपायर के लिए ये मतलब कि मुश्किल है कि वो सारी जितनी भी इसने दी है ना, मतलब कि इन रूल्स को फॉलो करें, वो नहीं कर पा रहा, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगा, मे बाय एन ऑर्डर, मतलब वो ऑर्डर लिखेगा और फ्री कर देगा सच फैक्ट्री और क्लास डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविज़न, मतलब जो प्रोविज़न इसकी है ना उसमें किसी भी प्रोविज़न से इसको फ्री कर सकता है फैक्ट्री को। मेथड फॉर कीपिंग द फैक्ट्री इन अ क्लीन स्टेट, उससे मतलब कि किसी भी प्रोविज़न से जो कि ऑक्यूपायर नहीं कर सकता तो उसको उससे फ्री कर सकता है। अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इल्यूएंट, मतलब फॉर सपोज आप क्लीन वगैरह भी कर दिया, अब क्या होगा, जो वेस्ट होगा ना उसको कैसे डिस्पोज किया जाएगा, तो वहाँ पे स्पेशल या इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। अब कंपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल भी वहाँ होगा, सही है, तो उस वेस्ट के लिए इफ़ेक्टिव जो है ना अरेंजमेंट होनी चाहिए। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट टू बी मेड, मतलब कि अरेंज किया जाए, और रिक्वायरिंग दैट द अरेंजमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द सब सेक्शन शल बी सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ सच अथॉरिटीज़ एज मे प्रिस्क्राइब, मतलब अथॉरिटीज़ है ना अप्रूव करें उसको कि हाँ ये जो आपके पास जो अरेंजमेंट है ना वो मतलब सही है, ऐसे ही रखनी चाहिए। अब है वेंटिलेशन एंड द टेम्परेचर, वेंटिलेशन ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे वर्कर्स काम करें मतलब वर्किंग रूम पे, वहाँ की जो है ना वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छे से, मतलब जो वेंटिलेशन है ना फ्रेश एयर वहाँ पे सर्कुलेट करवानी चाहिए। एडिक्यूट वेंटिलेशन बाय द सर्कुलेशन ऑफ द फ्रेश एयर, और जो टेम्परेचर है ना उसको भी मतलब मेंटेन रखना चाहिए, रीजनेबल टेम्परेचर रखना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसा टेम्परेचर हो जो कोई वर्कर को इंजरी और है मतलब इंजीरियस हो टू द हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ के लिए ख़राब हो, तो टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना चाहिए। और टेम्परेचर चेक करने के लिए वहाँ पे थर्मोमीटर भी होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें मतलब फॉलो करनी चाहिए जहाँ से टेम्परेचर मतलब कि कम हो जाए, मतलब कि जो वॉल्स है ना वो इंसुलेटिंग वॉल्स रखनी चाहिए, तो इससे क्या हो जो कि टेम्परेचर को कम करे। वेयर द नेचर ऑफ द वर्क कैरिड आउट इन अ फैक्ट्री इन्वॉल्व,
और इज़ लाइकली टू इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर जो प्रोड्यूस हो रहा है। सच एडिक्यूट मेजर्स आर एप्लीकेबल शैल बी, मतलब कुछ ऐसे मेजर्स रखने चाहिए जो कि इसको मेंटेन रखे। बाय सेपरेटिंग द प्रोसेस विच प्रोड्यूस सच टेम्परेचर, मतलब वो जो प्रोसेस है ना जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड है, तो जो वर्क रूम है ना उससे उसको दूर रखा जाए, या तो क्या किया जाए उसको इंसुलेटिंग, मतलब इंसुलेट किया जाए हॉट पार्ट को विद द इफेक्टिव मीन्स, और जो टेम्परेचर है ना उसको डिटेक्ट करने के लिए थर्मोमीटर रखा जाए। इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल टू द, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट इन अ फैक्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्सक्लूसिवली हाई टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस बाय सच मेथड्स, मतलब इन मेथड्स को यूज़ करके जो हाई टेम्परेचर है ना उनको रोका जा सकता है। वाइट वॉशिंग करवा रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, इंसुलेटिंग और स्क्रीनिंग आउटसाइड वॉल्स है ना वो लगा रहे हैं, रूफ और जो विंडोज़ है ना, और बाय राइजिंग द लेवल ऑफ, जो रूफ़ है उसकी लेवल को मतलब हाई कर दिए तो इतना टेम्परेचर हाई नहीं होगा। तो ये सारे मेजर्स अडाप्ट कर सकते हैं कोई भी मेथड जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करे। अब है डस्ट एंड फ्यूम। डस्ट एंड फ्यूम मतलब अब कोई भी जो है ना डस्ट इन फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री में मतलब काम, मतलब वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है तो उससे डस्ट भी जनरेट होता होगा और फ्यूम्स भी। तो फ्यूम्स है ना उनको बाहर निकालने के लिए ना इनके पास एग्जॉस्ट जो है ना वो लगा होना चाहिए ओपन एयर में। तो उससे क्या होगा, जो वर्कर्स काम करें ना उनकी सेफ्टी के लिए। डस्ट एंड फ्यूम इन एवरी फैक्ट्री इन विच बाय रीज़न ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट देयर इज़ गिवन ऑफ एनी डस्ट, मतलब वहाँ पे डस्ट और फ्यूम भी आता होगा। अदर इम्प्योरिटीज़ सच इज़ नेचर, मतलब कि कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ होंगी जो कि इंजीरियस होंगी फॉर द वर्कर। सही है, तो इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए टू प्रिवेंट सच ऑक्यूमुलेशन ऑफ सच, मतलब फ्यूम्स एंड डस्ट, वो अक्यूमुलेट ना हो एंड इट्स इनहेलेशन, और वो इनहेल ना कर दे वर्कर्स। अगर इनहेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए इंजीरियस होगा। इफ़ एनी एग्जॉस्ट अपेयरेंस इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पस, अगर इसके लिए एग्जॉस्ट लगाने के इस पर्पस के लिए एग्जॉस्ट लगाने चाहिए। इट शैल बी अप्लाई एज नियर एज पॉसिबल टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डस्ट, मतलब वो एग्जॉस्ट कहाँ लगाने चाहिए, जहाँ से डस्ट आ रहा है और फ्यूम्स आ रहे हैं। एंड और अदर इम्प्योरिटीज़, जो कि अदर इम्प्योरिटीज़ हैं ना उसके लिए भी क्या एग्जॉस्ट लगाने चाहिए जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से। इन एनी फैक्ट्री नो स्टेशनरी इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब ऐसी फैक्ट्री में जिसमें फ्यूम जनरेट हो रहा है तो उसमें इंटरनल कंबशन इंजन है ना वो नहीं यूज़ करना है। शैल बी ऑपरेट अनलेस द एग्जॉस्ट, मतलब तब तक नहीं करना जब तक उसके लिए एग्जॉस्ट लगाए गए हों। एग्जॉस्ट इन ओपन एयर एंड एग्जॉस्ट पाइप आर इंसुलेटेड, मतलब और जो एग्जॉस्ट पाइप लगाए गए ना वो भी इंसुलेटेड हो कि वो प्रिवेंट करे कोई भी रेडिएशन बाहर ना हो या स्कैल्डिंग ना हो, मतलब वो रेडिएशंस जैसे नहीं निकलती हीट की वो ना निकले। अगर मतलब रेडिएशंस आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो किसी भी वर्कर्स को लग सकती हैं। एंड नो इंटरनल कंबशन इंजन शैल बी ऑपरेट इन एनी रूम अनलेस इफेक्टिव मेजर्स हैज़ बीन, मतलब और उस इंजन को तब तक आप ऑपरेट नहीं करोगे जब तक आपके पास ये सारे मेजर्स आ नहीं जाते। आपने ये सारे मेजर्स ले लिए, आपने सब देख लिया कि चेक किया हाँ सब मेजर्स सही हैं, तो फिर आप उसको ऑपरेट करोगे, नहीं तो वो इंजीरियस हो सकता है फॉर द वर्कर्स जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर, मतलब जो एयर है ना उसको ठंडा करना, कूलिंग करना, तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए जो वाटर आएगा ना वो ड्रिंकिंग वाटर होगा जो कि पी रहे हैं, और वो भी प्यूरीफाइड होगा, मतलब प्यूरीफाइड वाटर यूज़ करेंगे फॉर द ह्यूमिडिफिकेशन। फेडरल गवर्नमेंट है ना वो में इन रिस्पेक्ट ऑल फैक्ट्रीज इन विच ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ आर्टिफिशियली इंक्रीज मेक रूल्स, मतलब उसके लिए भी रूल्स बनाए गए। प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड ह्यूमिडिफिकेशन, रेगुलेटिंग द मेथड यूज फॉर आर्टिफिशियली अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं ना आप लोग ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, उसके लिए कुछ रेगुलेटरी मेथड्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। डायरेक्टली प्रिस्क्राइबिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द ह्यूमिडिटी, मतलब आपके पास डायरेक्ट टेस्ट करना है कि ह्यूमिडिटी इसकी कितनी है, या यहाँ तक करेक्ट है या एक्सेस में तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें आपको डिटेक्ट करनी है। प्रिस्क्राइब मेथड टू अडॉप्ट फॉर सिक्योरिंग एडिक्यूट वेंटिलेशन, वहाँ पे वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए और कूलिंग ऑफ एयर, मतलब अगर वर्क रूम जहाँ पे काम हो रहा है तो वहाँ की ह्यूमिडिटी को और जो मतलब कि कूलिंग एयर जो ह्यूमिडिटी है और वेंटिलेशन है ना वो एडिक्यूट होनी चाहिए।
इन एनी फैक्ट्री इन विच ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर आर्टिफिशियली इंक्रीज़ की जाए, तो जो वाटर यूज़ होगा ना वो उस पर्पज़ के लिए कौन सा यूज़ होगा, पब्लिक सप्लाई जो वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होगा, जो कि पब्लिक को सप्लाई किया जाए, वो यूज़ होगा और इफ़ेक्टिवली उसको प्यूरीफाइड किया जाएगा बिफोर यूजिंग, मतलब उसको ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने से पहले उसको प्यूरीफाई करवाना होगा। It is appear to an inspector that the water used in a factory for increasing humidity, which is required to be effectively purified, is not effectively purified. He may serve on the manager. मतलब वो मैनेजर, अगर इंस्पेक्टर को पता चला कि ये वाटर प्यूरीफाइड नहीं, तो वो मैनेजर को लिख के देगा कि आपने जो ऑर्डर रिटन में लिख के देगा कि आप जो ये मेथड यूज़ कर रहे हो वो सही नहीं है, सेफ़ नहीं है, आप इसकी स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको ये अडाप्ट करनी है कि इस वाटर को प्यूरीफाइड ही होना चाहिए बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। मतलब वो उसको डेट दे देगा कि फिर मैं चेक करने आऊँगा तो प्यूरीफाइड होना चाहिए टिल दिस डेट। अब है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का क्या होता है कि अगर मतलब कि जो फेडरल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो बताएगी कि जो फैक्ट्री में जो है ना वर्कर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हो जो कि इंजीरियस हो टू द हेल्थ, मतलब इतने ज़्यादा वर्कर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, और जो वर्कर्स काम कर रहे हो ना उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 350 क्यूबिक फीट, मतलब क्यूबिक फीट कितना, 350 क्यूबिक फीट का इतना फासला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेबर्स लॉ। और दूसरी ये है या तो एटलीस्ट 500 क्यूबिक फीट का जो है ना फासला होना चाहिए कि वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना वो एक दूसरे के लिए इंजीरियस ना हो। No workroom in any factory shall be overcrowded to an extent injurious to the health of the workers employed there. Without traditional, there shall be provided for every worker employed in a working room at least 350 cubic feet of space according to the जो लेबर्स लाए 1972 ऑर्डिनेंस का। या तो क्या कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 500 क्यूबिक feet. Explanation. For the purpose of this subsection, no account shall be taken of a space which is more than 14 feet above the level of the floor of the room. मतलब इसमें एक्सप्लेन किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सबसेक्शन, मतलब इस सबसेक्शन के हिसाब से जो कि मतलब जो जिसमें कहा गया कि मतलब 500 फीट का फासला भी मतलब चल सकता है, मतलब एटलीस्ट 500 फीट जो है ना उसका फासला होना चाहिए। इन द केस ऑफ, मतलब किस केस में, जहाँ पे बिल्डिंग हो रही है, मतलब जहाँ पे ये फैक्ट्री है ना बिल्डअप हो रही है, अगर वो काम हो रहा है ना तो उसके लिए कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 500 क्यूबिक जो है ना वो होना चाहिए। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सबसेक्शन नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ अ स्पेस विच इज़ मोर देन 14 फीट अबव द लेवल ऑफ द फ्लोर ऑफ द, मतलब इसमें यही कि इसमें कोई भी मतलब ऐसा अकाउंट नहीं लेना चाहिए जहाँ पे मतलब जो बिल्डिंग है ना वो 14 फीट से अबव का फ्लोर है ना वो। इफ़ द चीफ इंस्पेक्टर बाय ऑर्डर इन रिटन सो required there shall be posted in every workroom of a factory a noticeable specifying the maximum number, मतलब अगर चीफ इंस्पेक्टर को ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्कर्स इतने काम कर सकते हैं इन मतलब कि जो आपका वर्किंग रूम है, तो वो लिख के ऑर्डर दे सकता है। या चीफ इंस्पेक्टर बाय ऑर्डर इन रिटन, या वो ऑर्डर दे सकता है कि मतलब कि आप एक्सपिएंट हो, मतलब आप इस रूल से फारिग हो क्योंकि आपने जो फॉलो किया है ना रूल वो सही है। मतलब द चीफ इंस्पेक्टर में बाय रिटन expedient subject to such condition as may think fit to impose any working room from the provision of, मतलब अगर चीफ इंस्पेक्टर को लग रहा है कि इस वर्किंग रूम में ये जो है ना प्रोविजन इस एक्ट की मतलब ज़रूरी नहीं है तो वो उसको फ्री कर सकता है कि आप ना फॉलो करो। अब है लाइटिंग। लाइटिंग का क्या है, इन एवरी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री के किसी भी पार्ट में ना वो जो लाइट है ना सप्लाई उसका मेंटेन किया जाए। मतलब कहाँ पे, अगर मतलब या नेचुरली या आर्टिफिशियली या दोनों मेथड यूज़ करके लाइट को मतलब कि क्या करना है, अवेलेबल करना है, मेंटेन रखना है। और इमरजेंसी लाइट जो सिस्टम है ना वो भी वहाँ पे होना चाहिए। अगर इन केस कि मतलब लाइट चली गई तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन करे, जैसे यूपीएस वगैरह नहीं होते, जैसे ही लाइट जाती है वो
चल जाते हैं ऐसे। और लाइट इन एवरी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर वर्किंग और पासिंग, या तो वहाँ काम करें या पास करें तो वहाँ पे लाइट मेंटेन की जाए आर्टिफिशियली या नेचुरली। और अगर लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली जो इमरजेंसी लाइट है ना वो चल जाए। अब इसमें लिखा है अगर आप स्काई लाइट यूज़ कर रहे हो या विंड गेज यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होंगी, जो खिड़कियाँ आप यूज़ कर रहे हो ना वो दे शुड बी क्लीन। आउटसाइड या इनसाइड उनकी सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एज फार एज पॉसिबल अंडर दिस एक्ट। इन एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव प्रोविजन शेल फार एज बी मेड for the prevention of the gaze either directly from any source light reflecting smooth। मतलब कि कुछ ऐसे प्रिवेंशन हमें मतलब कि रखने चाहिए जो कि मतलब रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड जो नहीं सरफेसेस होती हैं वो, कि यहाँ से नहीं जाओ बस सीधा जाना है मतलब, तो ऐसे कोई इंडिकेशंस रखने हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द शेडोज टू सच एन एक्सटेंट एज टू कॉज, मतलब कि जो आई को स्ट्रेन करे ऑन अ रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स टू एनी वर्कर, मतलब कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट्स का रिस्क हो सकता है तो ऐसे ऐसे पेंट्स लगा देने चाहिए जो कि वाकई आई को लगे हाँ यहाँ से नहीं, मतलब वो इंडिकेटेड हो। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ सफिशिएंट एंड सूटेबल लाइटिंग फॉर फैक्ट्रीज, और मतलब सूटेबल लाइटिंग फैक्ट्रीज़ के लिए उन्हें वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे हैं ना वो, अब जो भी वर्कर्स फैक्ट्री में अरेंज है जो कि काम करें तो उनके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि सफिशेंट वाटर है ना उसको सप्लाई किया जाए, सफिशेंट ड्रिंकिंग वाटर। ऑल सच पॉइंट, मतलब हर उस पॉइंट पे ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और वहाँ पे लिखना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए जहाँ पे वो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स है ना उनको समझ आना चाहिए कि हाँ ये पानी पीने वाला है। और जो पानी मतलब जहाँ पे पानी है ना वो 20 फीट, मतलब विद इन 20 फीट ऑफ द वॉशिंग प्लेस है ना उनसे ना 20 फीट से ज़्यादा दूर हो, सही है, विद इन 20 फीट्स ना है तो जो मतलब लेट्रिन है या यूरिनरी या वॉशिंग प्लेस है ना वो इतना दूर होना चाहिए, किससे, जो ड्रिंकिंग वाटर है ना उनसे इतना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उसका डिस्टेंस इतना शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि वो करीब हो। और वो ये किसने कहा है, चीफ इंस्पेक्टर ने। इन एवरी फैक्ट्री विद इन मोर देन, जहाँ पे मोर देन 250 वर्कर्स काम कर रहे हो, 250 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो ना तो वहाँ पे जो है ना कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अगर हॉट समर वेदर है तो उसके लिए कूलिंग के लिए भी इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। द डेली रेवेन्यू ऑफ द वाटर इफ़ नॉट लेड ऑन, सही है, अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कप्स, मतलब कप्स या ग्लास जो भी है वो सफिशिएंट अमाउंट में रखे जाने चाहिए जितने वर्कर्स हैं उस हिसाब से। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज और any class or description of the factories make rules for the securing complaint with the provision of this act। मतलब अगर इस एक्ट के प्रोविज़न पे कोई भी कंप्लेन वगैरह आती है तो वो उनको मतलब कि उनको क्या करे, देखे। अब क्या, लेट्रिन इन द यूरिनल, लेट्रिन इन द यूरिनल सफिशिएंट लेट्रिन और यूरिनल मतलब कि सप्लाई किए जाए वर्कर्स के लिए, और वहाँ पे होने चाहिए जो एक्सेसिबल हो, मतलब जहाँ पे वर्कर्स मतलब कि वर्कर्स को एक्सेसिबल हो। और कितने लेट्रिन होने चाहिए और कितने यूरिन होने चाहिए वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वर्कर्स पे, और लेडीज़ के लिए अलग होने चाहिए और जेंट्स के लिए अलग होने चाहिए। और जो भी लेट्रिन यूज़ हो रहे हैं ना उनके फ्लोर और जो वॉल्स है ना वो डिटर्जेंट से और जो ना डिसइंफेक्टेंट या दोनों से उसको साफ़ करना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या है। लेट्रिन एक्सेसिबल हो टू द वर्कर्स और प्रोवाइड किए जाएँ। इनक्लोज, मतलब लेट्रिन एंड यूरिन शैल बी प्रोवाइड सेपरेटली फॉर द फीमेल एंड द मेल। लेट्रिन और जो यूरिनर है ना शैल बी एडिक्वेटली, वहाँ पे लाइट और वेंटिलेशन का भी अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। एंड रिटर्न ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, ये सारी मतलब चीज़ें आपको बता रहा होगा। कम्युनिकेट विथ एनी वर्क रूम एक्सेप्ट थ्रू एंड, मतलब कि वेंटिलेशन पैसेज वगैरह पे नहीं होना चाहिए। ऑल सच लेट्रिन एंड द यूरिन शैल बी मेंटेन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन एट ऑल टाइम, मतलब रोज़ उसको डिटर्जेंट से साफ़ करना चाहिए या डिसइंफेक्ट करना चाहिए। द फ्लोर एंड इंटर वॉल ऑफ द लेट्रिन एंड सैनिटरी ब्लॉक शैल बी अप टू द हाइट ऑफ, मतलब कितनी हाइट तक,
3 फीट्स तक है ना बी फिनिश टू प्रोवाइड अ स्मूथ पॉलिश्ड, मतलब जो सरफेस है ना वो स्मूथ पॉलिश सरफेस है ना प्रोवाइड की जाए अप टू हाइट ऑफ द 3 फीट्स। और वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी रख देनी चाहिए नियर द लेट्रिन, सही है, उसके पास। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपकी फैक्ट्री में अगर इतने बंदे काम करें और मेल और फीमेल काम करें तो कितने लेट्रिन होने चाहिए फॉर द मेल और फीमेल अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय जो कि काम कर रहे हैं। उसके बाद है स्पिट-ऑन, मतलब स्पिट-ऑन जहाँ पे स्पिट आउट कर सके ना, तो वो भी प्रोवाइड किए जाए डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द फैक्ट्रीज़ में स्पिट-ऑन भी अरेंज करवाया जाए, सही है, जिससे हाइजीनिक जो कंडीशन है ना वो मेंटेन रहे, जगह जगह पे स्पिट नहीं करना। और अगर इसको प्रोवाइड करने के बाद भी अगर कोई बंदा मतलब जगह पे कहीं पे किसी भी एरिया पे स्पिट करता है तो उसको 2 रुपीज़ की फ़ाइन लगेगी। ये जो पहले है ना, मतलब जब भी एक्ट बना 1934 की बात है, तब 2 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, अब तो मतलब ज़्यादा ही लगेंगे। इन एवरी फैक्ट्री देयर शैल बी प्रोवाइडेड एट कन्वेंस प्लेस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ द स्पिट-ऑन्स to maintain the clean and the hygienic condition. The provincial government may make rules prescribing the type and the number of the spit-ons, मतलब कितने होने चाहिए उनकी टाइप के मेंटेन करें हाइजीन और हाइजीनिक कंडीशन। नो पर्सन शल स्पिट विद इन द प्रेमिसेस, मतलब किसी को भी अलो नहीं किया जाएगा विद इन द प्रेमिसेस वो क्या करे, स्पिट करे, और मतलब कि पेनल्टी लगेगी अगर उसने वायलेशन की, मतलब कि एक्ट की तो। अब है प्रिकॉशंस अगेंस्ट कंटाजीनियस और इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर किसी वर्कर को ये कंटाजियस इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा कि आज तुम काम नहीं करो जब तक कि तुम्हारा इन्फेक्शन सही नहीं हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ना वो कहाँ से पता चलेगी, जैसे सर्टिफाइड सर्जन रखा था ना तो वो चेक करेगा उस वर्कर को, सही है, और उसे हाइजीन कार्ड देगा। in which during the month of January and July every year entry should be recorded after examination by appointed factory doctor to be effective that the worker is not safe from the contagious infectious disease. The fee of such an examination shall be fixed, मतलब जो फीस लगेगी ना वो भी फिक्स्ड होगी कि इतनी फ़ीस लगेगी, इतना डॉक्टर लेगा। और वो फीस कौन देगा, जो ऑक्यूपायर या मैनेजर होगा ना फैक्ट्री का वो। इफ़ एनी वर्कर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम, मतलब या तो नहीं सफ़र कर रहा तो वो काम कर सकता है, लेकिन अगर वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम एनी कंटाजियस डिजीज़, मतलब एग्जामिन किया उसने और वो कर रहा है, तो ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड ऑन वर्क, मतलब उसको काम पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा टिल ही डिक्लेयर फ्री फ्रॉम एनी सच डिजीज़, मतलब जब तक कि वो फ्री नहीं होगा इस डिज़ीज़ से। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा।